हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्पेस बिटवीन द टू कंसेंट्रिक स्फेयर जिसका रेडियस आपका r1 और r2 दे रखा है, सच दैट आपका R2 का वैल्यू ज़्यादा है R1 से, इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो दे रखा है। ठीक है, ये आपका फिल्ड किया गया मटेरियल ऑफ डेंसिटी रेसिस्टिविटी रो से। और कहा जा रहा है कि आपका रेसिस्टेंस बताओ इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये जो इनर और आउटर सरफेस जो है प्लेट का, इनके बीच का जो आपका रेसिस्टेंस होगा उसका वैल्यू आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू का एल अपॉन ए होता है। ठीक है, एरिया और ये लेंथ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि जो सेंटर से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एल डिस्टेंस आगे जा रहा हूँ। ठीक है, सेंटर से क्या कर रहा हूँ कि एल डिस्टेंस आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जा करके एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा। ठीक है, तो ये हमारा एल डिस्टेंस पे मैंने क्या किया कि एक काफी छोटा सा हमने यहाँ पे एक सर्कल सा क्रिएट किया, स्फेयर वाला पार्ट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पार्ट किसका ये, तो आपका स्फेरिकल पार्ट है। तो एक छोटा सा स्फेरिकल पार्ट को हमने यहाँ पे क्या किया, तो एक छोटा सा स्फेरिकल पार्ट को हमने यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो इस स्फेरिकल पार्ट का लेंथ कितना है, तो इस स्फेरिकल पार्ट का लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो काफी छोटा है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये लेंथ जो हमारा है ना, ये आपका डीएल लेंथ है। ओके, अब अगर यहाँ से बात करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर छोटा रेसिस्टेंस निकालेंगे जिसको डी आर कहेंगे, तो वो आपका आ जाएगा रो, लेंथ हमारा आ जाएगा डी एल, और इसका एरिया क्या होगा, तो ये जो छोटा सा आपका स्फेयर है इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई, और आर कितना था इसका, तो एल था। ठीक है, तो 4 पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी आर का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे इस डी आर को, तो ध्यान से देखिएगा, रो और 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो रो और 4 पाई को बाहर निकाल लेंगे, और अंदर बच जाएगा डी एल अपॉन एल स्क्वायर। लेकिन ये एल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो एल वेरी करेगा आपका ये R1 से लेकर के R2 तक। ठीक है, तो ये हमारा एल जो है वो आपका वेरी करेगा, R1 से जाएगा कहाँ तक जाएगा, तो R2 तक चला जाएगा। ठीक है, तो डी आर का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आर आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा रो बाई 4 पाई। और ये जो 1 अपॉन एल है, इसको बेसिकली मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं किनारे यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे आपका दे रखा है डी एल बाई एल स्क्वायर है ना, तो एल का पावर -2 कर सकते हो आप लोग, और एल का पावर -2 डी एल, और लिमिट हमारा R1 से लेकर के R2 तक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग एक ऐड करते हैं और जो पावर आता है उससे डिवाइड करते हैं, तो पावर हमारा आ गया -2 + 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेसिकली, तो ये वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1/एल आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पे लिमिट डाल देंगे R1 से लेकर के R2 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, जब लिमिट डालेंगे अपर वाला लिमिट, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1/R2, और माइनस माइनस प्लस 1/R1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो R इज इक्वल टू, अब आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा रो बाई 4 पाई, और साथ में हमारा अंदर में बच जाएगा R1 इधर, तो माइनस का R1 और ये R2, तो ये हमारा आ जाएगा R2 माइनस का R1, और डिवाइड बाई R1 R2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऑप्शन से मैच कराऊं, तो जो हमारा सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू। Everyone, in this question says that a current of 5 ampere passes through a copper conductor which resistivity of copper conductor is given 1.7 to 10 to power 8 ohm meter of radius of cross section area 5 millimeter. Find the mobility of the charges if the drift velocity is 1.1 to 10 to power minus 3 meter per second. So we need to find out the mobility that is given by mu is equal to drift velocity upon electric field. So this Vd is the drift velocity and E is the electric field. We know electric field, but here we only have, from this equation we can calculate the mobility, but we only have the drift velocity and electric field is not given. But we can calculate the electric field by using the formula E equal to conductivity into current density, that is rho into J. Further, rho equal to electric field equal to rho conductivity into current upon area. So we have given with the conductivity, resistivity we have given, and we have given with current 5 ampere, and we have given with the cross section that is 5 millimeter. We can change into the area. So electric field E is equal to rho, that is given
1.7 into 10 to power minus 8 into current we have 5 ampere, and the area is equal to pi r square, where r is equal to 5 millimeter, and from here r is equal to 5 into 10 to power minus 3 meter. Now from here E is equal to 1.7 into 10 to power minus 8 into 5 upon pi r square, that is 25 into 10 to power minus 6. So this is the electric field, and the drift velocity is also given. So we will put in the formula. We will put in this formula. Mu equal to drift velocity is given, which is 1.1 into 10 to power minus 3 upon electric field, that is 1.7 into 10 to power minus 8 into 5 upon pi into 25 into 10 to power minus 6. This term pi into 25 into 10 to power minus 6 will go on the numerator part, which will be equal to 1.1 into 10 to power minus 3 into pi into 25 into 10 to power minus 6 upon 1.7 into 10 to power minus 8 into 5. So this is the value of mobility. By calculating this, it will come to be 1.01 meter square volt per volt second. So this is the answer, 1.01 meter square volt per second. So option D, that is 1.0 meter per second volt per second. So option D is the correct answer, 1.0 meter square volt per second. Thank you. Consider a thin square sheet of side L and thickness T made of a material of resistivity rho. आप एक थिन स्क्वायर शीट को कंसिडर करो जिसकी लेंथ जो है साइड लेंथ वो L दी हुई है और उस सीट की पतली सी सीट की थिकनेस जो है वो T दी हुई है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो सीट जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेसिस्टिविटी रो है। The resistance between two opposite faces shown by the shaded areas in the figure is, तो हमें बताना है कि इस फिगर में जो ये शेडेड एरिया है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों अपोजिट फेस जो है इनके बीच में कितना जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो इन ऑप्शंस में से किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं आपको उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया मेरा डायग्राम। अब देखो आप, ये जो पार्ट है ये लेंथ क्या होगी, ये जो लेंथ है वो भी L होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ L है और ये मेटल नहीं, जो भी मटेरियल है वो जो सीट है वो स्क्वायर सीट है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी L। अब हमें इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप इसको इस एंगल से देख लो, आप इस तरीके से एज्यूम करो कि देख रहे हो इसको। ये मैंने आँख बनाने की कोशिश की है, आप समझ लो। आप इस तरीके से देख रहे हो तो आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में एक ये दिखेगा जिसकी लेंथ क्या है L है और ये थिकनेस क्या है, ये T है। अब आप क्या करो, ये जो है वो 1 डायमेंशनल में है, मीन्स 2 डायमेंशनल में है, और ये जो पार्ट है ना ये यूनिफॉर्मली एक्सटेंड हो रहा होगा पीछे तक लेंथ L तक। अब हमको इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तभी तो ये ऑप्शंस हम चेक कर पाएंगे कि किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो अब आप आगे क्या कर लो, इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। आप गौर करो रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। यहाँ पे ये जो L है वो यही कैपिटल L है
और ये जो है ए, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आप इस नज़रिए से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी L इंटू ये वाला लेंथ, और ये लेंथ आपको पता है T है। तो एरिया हमें पता चल गया कैपिटल L इंटू T, और ये जो लेंथ है इस शीट का वो भी पता है L। रेसिस्टिविटी मटेरियल का रो दिया हुआ है। तो फाइनली हमारा रेसिस्टेंस क्या हो गया? रो इंटू L बाई L इंटू T। अब क्या होगा कि ये L और ये L कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा हमारा रो बाई T। यानी कि हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। कहाँ कहाँ के बीच में? इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच में। अब हमारा ये जो वैल्यू है वो क्या केवल रो पे डिपेंड कर रहा है और टी पे डिपेंड कर रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये भी गलत है क्योंकि टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेसिस्टेंस। तीसरा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो रेसिस्टेंस का टर्म आया उसमें एल कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये गलत है क्योंकि टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा ये वैल्यू रेसिस्टेंस का आ रहा है, तो हमारा केवल सी ऑप्शन सही है। Hi everyone, so we are given with the question which says the effective resistance between P and Q of the electrical circuit shown in figure is. So we need to calculate the effective resistance between the point P and Q. So let's try to analyze the given circuit. As we can see, this point and this point will have the same potential because there is no element being present in between these 3 points. Alright, so what we can do over here is we can just redraw this figure as this resistance will be shifted toward this side, and what I am doing is shifting this resistance towards this side. Alright, so this connection will be lost over here. So this is the circuit, how the circuit will look after this connection is joined, because all the 3 points are having the same potentials. So now from here we can see, let's suppose that this is our resistance 1, resistance 2, this is resistance 3 and resistance 4. Alright, so we can check now if R1 by R2 is equals to R3 by R4. So we can say the circuit, this circuit will be balanced and there will be no role of this resistance will be considered. Alright, so let's check. So from here we can see R1 is R, so we can say R by R, and that is equals to R by R. So this implies that this part of the circuit is balanced. So we can say circuit is balanced, and under balanced condition this resistance can be neglected. So what we are going to get from here is this resistance will be R, and this resistance will come in series with this R, and here this resistance will be R, and this will come in series with this resistance, and these are connected with a resistance that is given above, and here it is our point Q, and here it is our point P. Alright, so let's put the values, that is R, 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 R and R. So if we try to draw the equivalent circuit now, so we can get, after further simplifying this, these two resistance are in series, so they will get added, and this two resistance also will get added up. So what we are going to get is, so we are drawing it over here itself. So here it is our one resistance R, here it is point Q, here it is point P, and here the resistance R, and here we can draw this resistance will be this, both the resistance, that is R plus R, so we will write it as 2R over here, and again this two resistance will be in series, so we will again add them up, so
this will again be 2R, and here it is the point Q. Alright, so from here we can see these two resistance, three of the resistance are in parallel. So again we will simplify it further. So let's keep this resistance as it is, and here it can be written as, since this 2R resistance and 2R resistance are in parallel, so we can write their equivalent can be written as 4R square by 4R, and that is nothing but R. Alright, so we can see here it is R and here it is R, both are in parallel. So we can write the equivalent resistance between P and Q. Since both are in parallel, so again we will write R equivalent will be R square by 2R, and that is nothing but R by 2. So this is the answer to this question, that is the effective resistance between point P and Q is R by 2. So I hope you have understood the concept well, and thank you for watching. A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross-section. The quantity or quantities constant along the length of the conductor is or are. तो इस क्वेश्चन में हमें एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मेटेलिक कंडक्टर गिवन है जिससे एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मेटेलिक कंडक्टर है, तो हम मेटेलिक कंडक्टर को कुछ इस तरह का अज्यूम कर सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, लेट अस सपोज इसकी लेंथ हमारे पास L है, लेट अस सपोज इसकी लेंथ L है, इससे एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी मतलब यही होता है कांस्टेंट है। स्टेडी का मतलब कुछ नहीं है, मतलब I इज कांस्टेंट, तो I कांस्टेंट है। अब हमें बताना है कौन कौन सी क्वांटिटीज लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अलोंग कांस्टेंट होगी। तीन क्वांटिटीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। चार ऑप्शन से देख सकते हैं, यही तीन क्वांटिटीज है जिनके बारे में बताना है। तो ये तीनों चीजें हैं। करंट तो हमने अभी कांस्टेंट देख लिया, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस कंडक्टर के लिए कैसे लिख सकते हैं? लेट अस सपोज कि इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, L लेंथ का कंडक्टर है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? E इक्वल्स टू V बाय L। अब V हमें ओम्स लॉ से पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, तो ये हो जाएगा I R बाय L। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का हमें पता है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो L बाय A। रो L बाय A होता है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू I रो L बाय A इंटू L से L कैंसिल हो जाएगा, तो एंड में हमारे पास E बचेगा I रो बाय A। अब I तो हमारा कांस्टेंट है, रो भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, तो A क्या होता है? A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हमें बता रखा है, नॉन यूनिफॉर्म है तो वो वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो गई। अब लास्ट क्वांटिटी क्या बचती है हमारे पास? ड्रिफ्ट स्पीड। वो क्या होती है? वो होती है VD इज इक्वल टू I बाय NEA। I तो कांस्टेंट है, N क्या है? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी एक मेटल के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। E क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से वेरिएबल हो जाएगा, तो VD भी क्या हो जाएगी? इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, वो भी वेरिएबल हो जाएगी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी बची? कांस्टेंट क्वांटिटी खाली करंट बची, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेरिएबल हो गई हैं। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करंट ओनली। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। वाई स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ
इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाई स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रेसिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और जेड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन ए कंडक्टिंग सॉलिड, एक कंडक्टिंग सॉलिड में यानी कि कंडक्टर में अल्टीमेटली द रेट ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो रेट ऑफ कॉलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं उस कंडक्टर में, उनके बीच में जो रेट ऑफ कोलिजन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये जेड स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इन वाई और जेड में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और इन ऑप्शंस में से चेक करना है क्या सही है, ठीक है। अब वाई स्टेटमेंट और जेड स्टेटमेंट दोनों सही है, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी ही होती है। सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ घटती है। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर में बढ़ाने से हम लोग रेसिस्टिविटी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज़, सेमीकंडक्टर में जब रेसिस्टिविटी घटती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती होगी, ऑब्वियस सी बात है। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी ही है। वाई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जेड स्टेटमेंट में आते हैं। ये कहता है कि कंडक्टिंग सॉलिड में यानी कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कोलिजन होता है उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती है उनमें एनर्जी आ जाती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली सारे आयंस और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है, तो उनका मोशन काफ़ी ज़्यादा रेंडमाइज हो जाता है और इसलिए ये रेट ऑफ कोलिजन जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो हमें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है कि अब ऑप्शन में से हम लोग देख लेते हैं। y इज़ ट्रू बट z इज़ फॉल्स, ये गलत है। वैसे ही y इज़ फॉल्स बट z इज़ ट्रू, ये भी गलत है। बोथ y एंड z आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों का दोनों हमारा सही है। y इज़ ट्रू एंड z इज़ द करेक्ट रीजन फॉर y। y सही है और कह रहा है कि जो z स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला वो y के लिए करेक्ट रीजन है। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, क्योंकि ये जो z स्टेटमेंट है वो सेमीकंडक्टर का जिक्र ही नहीं करता है, ये तो कंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। और ये स्टेटमेंट y जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो z जो है वो अल्टीमेटली y को एक्सप्लेन नहीं करता है, या फिर इसका y का करेक्ट होने का रीज़न ये नहीं है, z नहीं है। इसलिए हमारा केवल सी ऑप्शन सही है। मैंने अभी जो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था उसको मैं लिख के बता देता हूँ। ये सेमी के लिए है, ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे क्या कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर होती है और जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। और यही चीज़ उल्टा हो जाता है कंडक्टर्स के केस में। ये क्या हो जाता है, रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाती है और सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पीस ऑफ कॉपर दे रखा है और अनदर पीस है वो है जर्मेनियम का, ठीक है। दोनों को हम क्या काम कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि दोनों का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि ईच ऑफ देम इंक्रीजेस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ईच ऑफ देम डिक्रीजेस, कॉपर इज इंक्रीजेस एंड जर्मेनियम डिक्रीजेस। कॉपर डिक्रीजेस, जर्मेनियम डिक्रीजेस। तो देखो कॉपर क्या है हमारा, कॉपर हमारा एक क्या है, मेटल है, और जर्मेनियम हमारा क्या है, वो एक सेमीकंडक्टर है। तो
हम क्या काम कर रहे हैं, उसको कूल डाउन कर रहे हैं। तो देखो मेटल के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो मेटल के लिए हमारा जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रेसिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमारे मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में। लेकिन किसी मेटल में या फिर किसी कंडक्टर में वो आपका होता क्या है, हिंड्रेंस आपकी बढ़ जाती है, तो चार्ज जो फ्लो होता है वो इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि अब देखो हम क्या काम कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कॉपर की घटेगी और जर्मेनियम की रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो कॉपर की घटेगी मतलब डिक्रीज करेगी और जर्मेनियम की इंक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। Hello students, so the question is the current voltage graph for given metallic wire at two different temperature T1 and T2 are shown in the figure. So and it is written that temperature T2 is greater than T1. So yes, this statement is correct. Temperature T2 is greater than T1. This statement is true. Now how? Let's find out. We know the slope of IV graph give 1 upon resistance. So that means if we see in the graph the slope of T2 is, the slope of T1. The slope of T1 is greater than the slope of T2. So this implies that the resistance of T1 is less than the resistance of T2. And we know the resistance is directly proportional to temperature for metallic wire. So that means if we combine these two equations, that is equation 1 and equation 2, we find out that temperature T2 is greater than temperature T1. So this statement is correct. I hope that answers your question. Thank you. क्वेश्चन इज डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर हैव नो मोशन इन द एब्सेंस ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यानी कि एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, नो मोशन, रेस्ट पे होते हैं अगर उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ना लगाया जाए। तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलूँगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है। कंडक्टर को आप कंसीडर करो सिंपली ऐसे, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मोशन में करते रहते हैं, जैसे तैसे इधर उधर जहाँ कहाँ ऐसे ही बस रैंडमली मोशन करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है तो इस कंडक्टर का बिहेवियर कैसे चेंज करता है, तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे अब एक डायरेक्शन में अलाइन होकर मोशन करने लगते हैं। ये इधर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो ये होता है चेंजिंग। ये फ़र्क आ जाता है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है फिर भी ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सब रैंडम मोशन करते रहते हैं। आप इनका ट्रेजेक्टरी नहीं बता सकते किधर जाने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट आंसर इसका फॉल्स होगा। Well, hello students, now we are going to see this question. All resistances in the diagram are in ohm. Okay, find the effective resistance between point A and B. Okay, we need to find the effective resistance between this point and this point. So it is very easy question. Why? Because we have to start solving from the right itself. Okay, so from the right, if you see, what will you see? That these all are connected in parallel basically. So what will we do basically?
So firstly we'll solve this branch, okay, this of this resistor and this resistor. So if you see, I'm drawing this resistances again so as to make a clear vision. Okay, let's suppose this is point A and this is basically point B. Okay, so there is a 3 ohm resistor between them. Okay, and basically there is a 6 ohm resistor over here. Okay, and there is a 3 ohm resistor again over here. Okay, and finally there is a 6 ohm resistor again over here and 3 ohm resistor again over here. So this is a very a little means bad diagram, means it doesn't look very good. So we have to solve it very carefully in order to make no errors. So this is basically what is the question. Okay, so we are going to see these diagrams now. Now we are going to put all the values, that is, this is over here 3, this is over here 3, this is over here 6, and again this is over here how much we need to see it. This is over here 3, okay, again, and basically this over here is 6, again this over here is 6, this over here is 3, 6, 3 and 3. Okay, so this is basically our diagram, we drew it. So why did I draw this diagram? So as to make you understand more clearly. Okay, so if you see these two resistances, okay, from this point to this point we need to find the resistance. So if you see this 3 ohm resistance, okay, and both the 3 ohm resistances which are over here and over here, okay, so they are connected in series, so we will just simply add it. Okay, so we can replace this resistance by one series resistance, that is of 6 ohms. Okay, so we can replace it by 6 ohm resistance. So you can see this 6 ohm now, this 6 ohm and this 6 ohm are connected in parallel. Okay, so since they are connected in parallel, so firstly what we did V1 will be basically, let's write R1 will be equal to 3 plus 3, which will be equal to 6. Okay, R1 is equivalent resistance between these points. Okay, R, let's suppose we name point C, D, E, everything. Okay, this is point C, this is point D, this is point E, this is point A, B, it's already written, so let's not go there. So RCB, RAC actually, RAC will be equal to this, so we have our point C over here. Okay, and basically RAC total, okay, total will be equal to what? Basically RAC is already found out to be 6, so C, this is D, this is F, E, and basically this is F. Okay, so I named it correctly, I guess. So D, E, F, so basically this point D, this point is not D, this point is C, this point is D, and this point is E. Okay, so now what we are going to do, we are going to find the total resistance between A and C. So total resistance between A and C, total, okay, will be equal to what? Will be equal to this parallel connections value, okay, which will be equal to 6 into 6 by 6 plus 6. This is the parallel resistances formula. Okay, so this will come out to be what? This will come out to be 3 ohms. Okay, so we can replace this with a 3 ohm resistor. Okay, so we are going to replace it with a 3 ohm resistor now. So we replaced it with a 3 ohm resistor. So now this 3 ohm and 3 ohm are again in series. So you can see over here now RAD will be equal to 3 plus 3, which will be again equal to 6. Okay, so this will again come out to be 6. Okay, we are going to put one resistor which is of 6 ohm. Okay, so this is 6 ohm resistor. So again this 6 and 6 are connected in parallel. So we did one calculation for 6 and 6 which were in parallel. So RAD total will be equal to what? Basically it will be equal to 3 ohm, because it will be this same calculation. Okay, same calculation. So again we will now replace it by a 3 ohm resistor. Okay, so we will replace it by a 3 ohm resistor. So if you replace it and again do it, so it will be a very easy task for you. Now again you can see there is a 3 and 3 connected in series, so again you can do the same. Okay, so if you see over here, again 3 and 3 are connected in series, so RAE will be equal to again 6, because it will be same as this one. Okay, same as this one, and again we will replace it by a 6 ohm resistance, 6 ohm. So again this 6 and 6 are connected in parallel, so RAE total will be equal to what? It will be equal to 3 ohm. Okay, which will be same as this calculation. Okay, so we will replace it finally with a 3 ohm resistor.
3 ohm resistor. Okay, so this 3 and 3 are again connected in parallel. So what we'll have over here is that we'll have simply a 6 ohm resistor. Okay, so this is basically the shortest circuit we are getting. Okay, now we are gonna do finally R equivalent AB will be equal to 6 into 3 by 6 plus 3, which will be equal to 2 ohm. Okay, so our answer will be 2 ohm. Okay, so this is how we reduce the circuit and found out the answer. Answer is equal to 2 ohm. Okay, thank you. If each of the resistance in the shown network is R, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इस नेटवर्क में जो भी रेसिस्टेंस है वो सारी की सारी R है, R के इक्वल है, देन व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो हमें बताना है कि A और B के बीच में कितना रेसिस्टेंस होगा. तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है. फिर से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि पॉइंट P और Q के अबाउट, ठीक है, इस वाले रेसिस्टर के नेटवर्क को आप उस साइड ले जाओ. मतलब कि ये आपके राइट साइड में है, ये वाला नेटवर्क जो A से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको आप उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओ. तो आपको क्या दिखेगा, ये नेटवर्क पॉइंट A ऐसा है, फिर एक रेसिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पे, फिर एक रेसिस्टर कनेक्टेड है यहाँ, ये पॉइंट हमारा Q है, ये हमारा P है, और फिर ऐसे एक P और Q के बीच में रेसिस्टर कनेक्टेड है. ये हम कह रहे हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्या, ये पॉइंट हमारा A हो गया. अब हमारा जो बच गया, इस वाले पार्ट को तो उठा के लेफ्ट साइड में रख दिया, तो बच गया जो पार्ट वो आप ड्रॉ कर लो. तो ये आपका ये ऐसे बचता है, और ये पॉइंट हमारा B है. ये हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से. और सारी की रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि R के इक्वल होगा, ठीक है. तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि इन दोनों का रेसिस्टेंस का जो रेशियो है वो R/R यानी कि 1 है, और इस साइड PQ के राइट साइड का जो रेसिस्टेंस है दोनों, उनका भी रेशियो क्या है, R/R यानी कि 1 ही है. तो दोनों जब रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा ये ब्रांच से करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा. अब जब किसी रेसिस्टेंस से कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि वो रेसिस्टेंस यूजलेस है उस सर्किट के लिए, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है R, फिर एक रेसिस्टेंस है R, और ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट हमारा A, यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टेंस, फिर से एक रेसिस्टेंस, ये हमारा पॉइंट Q है, और ये पॉइंट हमारा P है, और इन सभी रेसिस्टेंस की वैल्यू R है. तो ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड सर्किट. तो अब आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे एक ऊपर में जो ब्रांचिंग है उसमें ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा ऊपर वाले ब्रांच में, नीचे वाले ब्रांच में भी इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अब 2R और 2R आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है A और B के बीच में. तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R यानी कि RAB जो हो जाएगा, जो पैरेलल में हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं वो यहाँ पे लगा लिया, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. तो यहाँ से हमारा R इक्विवेलेंट R के ही इक्वल आ गया. Hello students, in this question given a copper wire is stretched to make it 0.01 longer, means its length is become increased by 0.1%. What is the percentage change in its resistance? We have to calculate the percentage change in resistance. Let's solve this question. Okay. Assume the initial resistance will be R, and let's say the initial length is L. It is L. So if it is increased by 0.1%, this means its final length will become 1.001 times of L, 0.1% increase. Okay. Let's say its initial area of the wire is A. So
first we have to calculate the final area here. Okay, in order to calculate the percentage change in resistance, percentage change in resistance, formula is resistance final minus resistance initial final resistance minus initial resistance upon initial resistance into 100. Okay, so here we have initial resistance is rho L by A. Let's say it is equal to R. Okay, we have to calculate our final resistance. So final resistance will become rho L final upon A final. In order to calculate final resistance, we have to calculate final area first. So by volume conservation, we know that volume is constant. So by volume conservation, we can say that initial volume equals to final volume. So what is the initial volume? Area into length, initial, and final volume, area final, and final length. Final length is 1.001 times L. So after calculating this, you will get the final area is A upon 1.001. Okay, so put this value in this equation, final resistance equation. So you will get the final resistance is rho L final is 1.001 L upon A divided by 1.001. You will calculate this, you will find that the final resistance equals to rho L by A into 1.001 whole square. Okay, you will solve this. You know that rho L by A is your R initial, that we have taken R. So the final resistance will become R into 1.002. Okay, now we have final resistance, we have initial resistance. Let's calculate the percentage change in resistance. So percentage change in resistance, the percentage change in resistance will become R final, that is 1.002 R minus R initial, that is R, upon R initial into 100. Okay, you will solve this, and here after solving this, you will get this R will be cancelled out, this R will be cancelled out. It will become 0.002 into 100, and you will get 0.2%. This will be your final answer. Percentage in change in resistance is 0.2%. Thank you.